करने वाला हूं एक अन्य संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसे अंग्रेजी में हम बोल देते हैं CAG, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पिछली क्लास में मैंने बात करी थी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के महान्यायवादी के बारे में। ठीक वैसे ही एक अन्य संवैधानिक पदाधिकारी है CAG। हमारी परीक्षाओं में कई बार CAG की फुल फॉर्म क्या है, शुरुआत से ही इस पर सवाल बनते रहे हैं। तो CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। परीक्षाओं में अक्सर इस पर सवाल आते हैं, तो CAG के बारे में मैं आज बात करूंगा। CAG एक संवैधानिक पदाधिकारी है। अगर इसकी हम संविधान में स्थिति के बारे में बात करें तो यह एक संवैधानिक अधिकारी है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में मिलता है। 148 आर्टिकल 148 टू 151 में इसका उल्लेख है। जहां तक इस अधिकारी की नियुक्ति की बात है, क्योंकि सभी संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे होते हैं, अतः राष्ट्रपति ही CAG की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो चयन समिति है, उसके सुझाव पर राष्ट्रपति नियुक्ति। परीक्षा में सवाल आता है CAG की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होता है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति। जहां तक इस पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवार की योग्यता की बात है, तो कोई भी वरिष्ठ IAS अथवा इंडियन अकाउंट सर्विस का अधिकारी, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के अच्छे जानकार रहे सिविल सेवा के अधिकारी इस पद पर नियुक्त होते हैं। CAG के कार्यकाल की बात करें तो CAG का कार्यकाल, CAG की पदावधि 65 वर्ष की आयु अथवा 6 वर्ष, जो भी पहले हो, यानी नियुक्त किए गए व्यक्ति इस पद पर 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं और 6 वर्ष से अधिक नहीं रह सकते। यानी यदि वो 65 वर्ष के हो गए हैं तो यहाँ 6 वर्ष वाली बात काम नहीं करी जाएगी। तो सामान्य रूप से 65 वर्ष की आयु अथवा 6 वर्ष इनकी पदावधि हो जाएगी। जहां तक इस अधिकारी के सेवा वेतन आदि की बात है, वर्तमान में इस पदाधिकारी को 2.5 लाख रुपए मासिक वेतन के रूप में मिलता है, सरकारी आवास मिलता है और तमाम जो सुविधाएं हैं प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए वो इन पदाधिकारियों को दी जाती हैं। संसद समय समय पर CAG और उसके विभाग, उसके कार्यालय से संबंधित नियमों में संशोधन वेतन, सेवा समय आदि, पेंशन में करती रहती है। जैसा कि मैं बता रहा था, आजकल 2.5 लाख रुपए CAG को वेतन के रूप में मिलते हैं। CAG का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि भारत के महान्यायवादी का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, न कि उन्हें संसद द्वारा संवेद प्रस्ताव, जिसे हम महाभियोग कह देते हैं, के द्वारा हटाया जाएगा। CAG का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं बनाया गया है। अगर CAG को उसके पद से सेवानिवृत्ति से पहले हटाना है
तो उसके लिए संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा, तभी सीएजी को कदाचार, पद के उपयोग अथवा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ रहने के आधारों पर पद से हटाया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। सीएजी का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसके महत्व को बताया था संविधान सभा में, और उस दौरान आप जानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में ही संविधान की प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे, संविधान बना था, तो उन्होंने इसे महत्वपूर्ण पद बताया था। असल में ये जो सीएजी पदाधिकारी है, सीएजी के पद को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं बनाया गया है। सीएजी पर कार्यपालिका यानी सरकार का प्रभाव ना रहे, इस वजह से इसके वेतन, इसके भत्ते, सेवा शर्तें संसद तय करेगी और प्रधानमंत्री या सरकार राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटा नहीं पाएगी। संसदीय प्रणाली में विधायिका सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रख रही होती है। अतः क्योंकि सीएजी, हम सीएजी के कार्यों की बात करें तो सीएजी का कार्य भारत सरकार और साथ ही साथ में राज्य सरकार के सभी प्रकार के खर्च जो राज्यों और केंद्र सरकार, संघ सरकार की संचित निधि से किए जाते हैं, उन पर नजर रखना है, उसका डाटा रखना है और इन अपनी रिपोर्टों, इन आंकड़ों को समय समय अगर भारत की संचित निधि से धन खर्च हुआ है तो राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, सीएजी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे किसको? राष्ट्रपति को। यदि राज्य संचित निधि, राज्य स्तर की बात करें तो सीएजी अपनी रिपोर्ट राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपेंगे। अब क्योंकि सीएजी को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रखा गया है और क्योंकि देश में विधानमंडल, संसद, केंद्र में संसद और राज्यों में विधायिकाएं सरकारों पर नियंत्रण रख रही होती हैं, अतः विधानमंडलों, विधायिका अथवा संसद मजबूती से सरकार के विरुद्ध काम कर सकें तो एक ऐसे निष्पक्ष तंत्र की व्यवस्था करेगी जो सरकार से प्रभावित हुए बिना रिपोर्ट तैयार करे और राष्ट्रपति को सौंपे, राष्ट्रपति उसे चर्चा के लिए सदन में रखवाएं। तो उस रिपोर्ट में जो सरकार के विरुद्ध पहलू होंगे, तथ्य होंगे, उन पर चर्चा हो और सरकार सही दिशा में काम कर सके। तो सीएजी एक तरह से भारत की आर्थिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी मदद से संसद, राज्यों में विधानमंडल, सरकार यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर रही होती है। जहां तक सीएजी के पद, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद के इतिहास की बात करें, ब्रिटेन में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद हुआ करता था। ब्रिटिश भारत में भी महालेखा परीक्षक का पद हुआ करता था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में इस पद की व्यवस्था भारत के लिए की गई और फिर गणतांत्रिक भारत में इस पद को संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 में रखा गया। मैंने आपको समझाया कि सीएजी को उसके पद से, सेवानिवृत्ति से पहले किस प्रकार से हटाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार से जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को संविधान के अनुच्छेद 124 जो अनुच्छेद है सब क्लॉज 4 आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में न्यायाधीशों को हटाने की, महाभियोग को चलाने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी किस पर, सीएजी पर, और उसे पद मुक्त कर दिया जाएगा। भारत के पहले सीएजी कौन थे? 1948 से 1954 के बीच वी नरहरि राव भारत के पहले सीएजी थे, जबकि अगस्त 2020 में भारत के क्रमशः 24वें सीएजी कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू। आपको याद होगा गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी रहे हैं। उनके बाद ही मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के सीएजी हैं, जबकि पहले मैंने अभी नाम बताया नरहरि राव भारत के सीएजी थे। तो सीएजी के कार्यों को आप समझ गए होंगे, सीएजी की पदावली समझ गए होंगे, सेवा शब्द भी समझ गए होंगे, और सीएजी के जो रिपोर्ट आदि सौंपना है और उन रिपोर्टों का महत्व। भारत में सीएजी की रिपोर्ट कितनी मूल्यवान है? पिछले वर्षों में हमने देखा है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये सब के सीएजी की रिपोर्ट के बाद ही घोटाले खुले थे, अस्तित्व में आए थे। तो सीएजी ब्रिटेन से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में एक प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में एसएससी, सीजीएल, 10+2, यूपीएससी में एक सवाल सीएजी पर आता रहा है। इनमें से इसे भारत की संचित निधि का प्रहरी भी कहा जाता है। प्रहरी माने देखरेख करने वाला। आंसर होता है सीएजी को, क्योंकि ये भारत की संचित निधि, राज्यों की संचित निधि से जो धन निकाला जाता है उसका लेखा जोखा रखता है। इस वजह से इसे भारत की संचित निधि का प्रहरी भी कहा गया है। जहां तक ब्रिटेन में वहां के लेखा परीक्षक और भारत के सीएजी के पद में अंतर की बात करें तो आप देखेंगे ब्रिटेन में सीएजी जो वहां के नियंत्रक माले का परीक्षक हैं, उनको ये अधिकार है कि अगर सरकार पैसा ब्रिटेन की संचित निधि से निकालना चाहती है तो पहले अनुमति लेनी होती है वहां के सीएजी से। जैसे हम सीएजी कह रहे हैं यहाँ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वैसे ही ब्रिटेन के कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर से अनुमति लेनी पड़ती है। जबकि भारत में ये अनुमति वाली जो बात है सीएजी को नहीं दी गई है। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, भारत सरकार और राज्यों के राज्यपालों की पूर्व अनुमति से राज्य सरकारें धन निकाल सकती हैं। तो ये हो जाएंगे भारत के सीएजी। धन्यवाद।